मुस्तफा भाई, मुझे आपकी समझ नहीं आई। वो आपका मैं एनालिसिस सुन रहा था जब ये हुकूमत आई ना इनकी PDM2 गवर्नमेंट तारिक भाई की। आप कह रहे थे जनाब जो मैंडेट चोरी होता है उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं होती, इकॉनमी फ्लरिश नहीं। ये मिफ्ता साहब भी ये नारे लगा रहे थे और आपकी लीग के सारे, जुबैर साहब, शाहिद खाकान साहब, वो जी पॉपुलर लीडरशिप बंद पड़ी है, मुल्क के अंदर सियासी खलफशार है, ना इकॉनमी आगे जा रही है, ना स्टेबिलिटी आ रही है, शहबाज शरीफ साहब का मसक शुदा मैंडेट है। ये किस तरह एक्सेप्ट होंगे, अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, जंग भी जीत ली, इकॉनमी भी ये कह रहे हैं इंप्रूव हो रही है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, आइन की हुक्मदार, हम एक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक चलाएंगे, वो तो कहीं भाई उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ चल रहा है, कुछ ना होके भी सब कुछ चल रहा है। आइन नहीं है तब भी मुल्क चल रहा है, बकौल आपके सुप्रीम कोर्ट नहीं है तब भी मुल्क चल रहा है, अगर लेजिटिमेट मैंडेटशिप नहीं है तब भी मुल्क चल रहा है। मैं तो हैरान हूं आप लोगों का एजेंडा क्या है। मुस्तफा भाई, कामरान भाई, अगर तो हालात ठीक होते और बेहतरी की तरफ जा रहे होते तो प्रोग्राम की शुरुआत में जो आपने इब्तदाइया दिया 10 मिनट का, उसमें आपने जो आहोजारियां की, रोना धोना किया, वो फिर आप नहीं करते। आप कहते कि मुल्क में सब कुछ अच्छा जा रहा है, तनख्वाहदार तबका बड़ा खुश है, मुल्क में सेहत और तालीम की सहूलियात आम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बहुत आगे जा चुके हैं, अमनो अमान है मुल्क के अंदर, इंसाफ का निज़ाम बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर आप ये बातें कर रहे होते। लेकिन आपने जो इब्तदाइया दिया है, सूरत हाल उससे भी बहुत गंभीर है। देखें, ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि हर हुकूमत आती है और वो मलबा पिछली हुकूमत पर डालती है और फिर कहती है कि जी हम अब मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम जो और ये गुफ्तगू हम पिछले 15 साल से जो सुन रहे हैं, इसका आखिर हमें ये भी देखना चाहिए कि नेट इफेक्ट इसका क्या है। तमाम जमातें हुकूमत में रही हैं, कोई ऐसी जमात नहीं है जो हुकूमत में ना रही हो, कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि जी पिछला गंद छोड़ गया और अब हम उसको ठीक कर रहे हैं और अब हम ठीक करने के रास्ते पे चल पड़े और हम ठीक कर चुके हैं। लेकिन आज नेट इफेक्ट क्या है कामरान भाई? जनाब, नेट इफेक्ट आज ये है कि इस वक्त आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। ठीक है। और जब हम ये बात करते हैं कि आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आधा पाकिस्तान इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मुस्तनद अदारे कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। हम तमाम इन इदादो शुमार की फिगर्स में खो कर रह जाते हैं, लेकिन जो उसका भयानक एक नतीजा है हम सब की नाअहली का, तमाम जमातों की नाअहली का, वो तो हमारे सामने उन लोगों की सूरत में मौजूद है कि जिनके लिए ये मुल्क काम नहीं कर रहा और आगे काम करने की कोई उम्मीद भी नहीं है, कि जिनके बच्चे तालीम से महरूम रह जाएंगे, सेहत से महरूम रह जाएंगे, उनको रोजगार के मौके नहीं मिलेंगे और वो अगली 3 नस्लें उनकी इसी गुर्बत में गुजर जाएंगी। तो हमने देखे आज जिस जगह पर पाकिस्तान खड़ा है, तनख्वाहदार तबके का आपने जिक्र किया कि उसकी तमाम हमने कमर तोड़ दी। आप मुझे बताइए ज़राअत का क्या हाल है? 13.5% ज़राअत के अंदर नेगेटिव ग्रोथ है। 5 आपकी बड़ी फसलें हैं, 5 बड़ी फसलें इस वक्त आपकी डिक्लाइन में। काश्तकार का, किसान का आपने बुरा हासिल करके रख दिया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी नेगेटिव ग्रोथ में। कारोबारी सनतें जो है वो लोगों को निकाल रही हैं, बेरोजगारी फैल रही है। वो उसका आपके पास क्या हाल है? प्राइवेटाइजेशन, सालाना सैकड़ों अरब रुपए इन सरकारी इदारों पर जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नुकसान करना है। हम कब से सुनते आ रहे हैं कि जनाब इनकी प्राइवेटाइजेशन होगी और ये टैक्स गुजारों का पैसा जो हम जाया कर देते हैं, आग में झोंक देते हैं कि हम इसको ठीक करेंगे। क्या ठीक हुआ? कोई एक भी चीज प्राइवेटाइज हो सकी? 30 लाख नौजवान हर साल आपकी जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है। क्या आपने उनके लिए रोजगार के मौके क्रिएट किए? यहां पर आप अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा लेते हैं, यहां पर आप MNAs MPS को फंड्स दे देते हैं। MNAs MPS के फंड्स भी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू होनी चाहिए। MNAs और MPS का काम नहीं है डेवलपमेंट के काम कराना, लेकिन आप 50-50 करोड़ रुपए, 30-30 करोड़ रुपए वहां पर भी सालाना बांट रहे हैं। तो यानी कि आपने इंप्रूवमेंट किस चीज में किया? अगर IMF आपकी बेल्ट कस रहा है, आपके पर्स को बंद कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा है। आज भी जो आपका बजट जब तैयार होगा तो आप डेफिसिट में होंगे, आपके खर्चे ज्यादा होंगे और आपकी आमदन कम होगी। ये किसका कसूर है? ये पाकिस्तान के लोगों का तो कसूर नहीं है ना। और जब पाकिस्तान के लोगों को जो सहूलियात देने की बात आती है ना, आपको उनको कोई सहूलत देते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी हम अपनी टैक्स बेस बड़ी कर लेंगे। इस मुल्क में टैक्स देने का फायदा क्या है? क्या रियासत आपको उसके बदले में कुछ देती है? सेहत हो तो आपने बंदोबस्त खुद करना है, अस्पतालों में सरकारी अस्पताल इस तालीम काबिल, हासिल करनी हो, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में हमें पेंशन मिलती है, जो सरकारी स्कूल इस काबिल नहीं है। देखिए ना, तो जो हमारा काम है रियासत का सर्विस डिलीवरी का, उसके ऊपर तो सवाल उसकी। लेकिन एक बात बताइए मुस्तफा भाई, और वो तरीका है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हाँ, ये मैं पूछ रहा हूं, इसका क्या तरीका? तो बस एक निजाम। ये मेरी बात सुने, मेरा सवाल एक है, इसका क्या ताल्लुक है? अगर इनसे इकॉनमी सही नहीं चल रही, इनकी पॉलिसियां गलत है, ये अमीर लोगों को टैक्स नहीं लगा रहे, अपनी मराद बढ़ा रहे हैं,
اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے جو آپ نے تحریک چلائی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا مینڈیٹ جعلی ہے, پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے, 26ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کی ساکھ کو ختم کر دیا ہے, اس کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ بیڈ گورننس کا کیا تعلق ہے اس بات سے, یا بیڈ اکانومی سے؟ اس کا تعلق یہ ہے کامران بھائی جناب کہ اس صدی میں جتنے الیکشنز گزرے 2002, 2008, 2013, 2018 اور 2024, یہ 5 الیکشنز ہو چکے ہیں ان پہلے اس صدی کے 25 سالوں میں. ان میں سے صرف ایک واحد الیکشن تھا 2013 کا جو پروگریس اور ایشوز کے اوپر لڑا گیا. باقی تمام الیکشنز جو تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ لڑے گئے. 2013 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کس چیز کا نقصان ہوا کہ 5 سال وہ گڈ گورننس نہیں دے سکے, عجب کرپشن کی غضب کہانی کے پروگرامز چلتے تھے, اور پھر بجلی کا جو سب سے بڑا ایشو تھا اس پر پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی. واحد الیکشن تھا کہ جو ایشوز کے اوپر لڑا گیا اور اس کے نتیجے میں وائپ آؤٹ ہو گئی. یہ الیکشن کیا ہوا 2024 والا؟ دیکھیں نا, جتنے الیکشنز ہو رہے ہیں ان الیکشنز میں وکٹم کارڈ, پرو اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ لوگوں کو حکومت سے نکال دیتے ہیں. 2018 کے جو الیکشنز تھے اس میں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پاپولر بیانیہ تھا. اس میں میاں صاحب کا جو ان کو غلط طریقے سے نکالا گیا تھا بیانیہ یہ تھا کہ جی کہ اور غلط طریقے سے ہرایا بھی گیا 2018 ہوگا یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اسی طرح 2024 کا الیکشن ہو گیا. تو ہم نے سیاست کو ان چیزوں سے, ان کانورسیشن سے نکالنا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں وکٹم کارڈ پکڑانا بند کریں, سیاست لوگوں کے ایشوز کی جانب آئے, آپ وہی کام کریں, ہر ادارہ اس ملک میں وہی کام کرے جو اس کا کرنے کا آئین آپ کا پوائنٹ آ گیا رکھا ہے. یہاں پر جو شخص آتا ہے, چیف جسٹس صاحب آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں نے ٹھیک کرنا ہے. یہاں پر ہر بندہ چاہتا ہے کہ ملک وہ ٹھیک کرے. ملک ٹھیک کرنا جن کا کام ہے انہی کو کرنے دیں اور ان کو عوام کو انہی کی کارکردگی کے اوپر جانچنے دیں. رائٹ.